हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसके बारे में आपको जानकारी पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू ब्रिक्स समिट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो रिसेंटली अभी 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड हुई थी वो कौन से देश में हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रियो दी जेनेरियो, ब्राजील। 17th ब्रिक्स समिट हमारी कहां कंडक्ट की गई थी? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। अब यहाँ पे एक चीज और बनती है आपकी, देखो ये तो है 17th ब्रिक्स समिट। अगली जो 18th ब्रिक्स समिट है वो कहां पे होगी? वो होगी इंडिया में। वहीं कॉप 30 जो है वो कहां कंडक्ट किया जाएगा? वो भी हमारा होगा ब्राजील में कंडक्ट। और वहीं अगर हम बात करें कॉप 33 की, जो कि 2028 में होगा, वो कहां होगा? इंडिया में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर। पर ब्रिक के ऊपर आपके स्टैटिक का क्वेश्चन भी बड़े आराम से बन सकता है। तो ब्रिक की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, जो ब्रिक्स है हमारा, पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये सिर्फ ब्रिक था। ये क्या था पहले? ब्रिक, BRIC। साउथ अफ्रीका इसका इनिशियल स्टेज में पार्ट नहीं था। इसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? ईयर 2008 में। इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ब्रिक की? ये हुई थी ईयर 2009 में। और ये कहां हुई थी आपकी? रशिया में। फिर क्या हुआ? 2010 में साउथ अफ्रीका को पार्ट बनाया गया ब्रिक्स का, और ब्रिक जो था हमारा वो बनके क्या हो गया? ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका भी इसमें अटैच हो गया। तो साउथ अफ्रीका अटैच कब हुआ ब्रिक के साथ? 2010 में। और साउथ अफ्रीका ने पहली मीटिंग कब अटेंड की थी ब्रिक की? वो की थी आपकी 2011 में, जो कि कहां हुई थी? चाइना में। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक पार्ट। अब बात करते हैं ब्रिक्स के टोटल मेंबर कितने हैं। तो देखो, 5 मेंबर तो ये हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हो गए आपके 5 मेंबर। फिर 2023 में ब्रिक ने और नए मेंबर ऐड किए। कौन कौन से? एक किया आपका इजिप्ट, फिर एक किया आपका इथोपिया, फिर एक किया आपका ईरान, फिर सऊदी अरेबिया एंड फिर यूएई। ये किए 2023 में ऐड। और अब 2025 में रिसेंटली एक देश और ऐड किया गया है, और वो साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है जो कि ब्रिक्स का पार्ट बना है, जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, अब यहां पे आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है कि जो हमारी 16th ब्रिक्स समिट थी वो कहां हुई थी। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 16th ब्रिक्स समिट कहां हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एनडीबी, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई, चाइना में। इसका हेडक्वार्टर है हमारा शंघाई, चाइना में। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका कि जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश बना है? तो यहां पे जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश बना है? ऑप्शन नंबर ई, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो ये तो था हमारा क्या कहते हैं? करंट अफेयर। अब बात करते हैं हम इसके स्टैटिक पार्ट की। तो जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा गया था? ईयर 2014 में। और कब रखा गया था? कहां पे? हमारी ब्रिक्स समिट के दौरान, जो कि हमारी कौन सी थी? सिक्स्थ ब्रिक्स समिट। सिक्स्थ ब्रिक्स समिट थी जो कि कंडक्ट की गई थी कहां पे? फोर्ट अलीजा में। फोर्ट अलीजा ब्राजील में कंडक्ट की गई थी। वहां पे हमने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिक बैंक के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये ब्रिक बैंक बना कब था? ईयर 2015 में। ईयर 2015 में बना हमारा ब्रिक्स बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी $100 बिलियन। और जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक था, इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी? इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी? इसकी इनिशियल कैपिटल थी हमारी $50 बिलियन, जिसमें से $10 बिलियन हर एक देश ने दिए थे, ब्रिक्स देश ने। मतलब ब्राजील ने 10 दिया था, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पांचों देश ने $10 दिए थे, इकट्ठे किए थे, और इसकी इनिशियल कैपिटल डाली थी $50 बिलियन की। और इसको बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई, चाइना में। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक के? वो थे केवी कामत जी। ठीक है, केवी कामत जी जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। अब यहां पे बात आती है, ये तो देखो 5 मेंबर्स की बात हो गई।
फिर क्या हुआ, ईयर 2021 में एनडीबी ने 2 देशों को और मेंबर बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। कौन कौन से? एक था हमारा बांग्लादेश और एक था हमारा यूएई। फिर 2023 में इजिप्ट बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर। इजिप्ट बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर। और अब 2025 में कौन बना? अल्जीरिया। अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर। ठीक है, अब यहां पे बहुत से लोगों को डाउट होगा उरुग्वे का। तो उरुग्वे अभी प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, प्रॉपर मेंबर नहीं है, प्रोस्पेक्टिव मेंबर है। अगर आपको एक क्रॉस चेक करना होगा ना ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स के बारे में, तो आपने क्या करना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट खोलनी है और वहां पे आपको अबाउट अस में नीचे आपको मिल जाएगा मेंबर। ठीक है, तो उस पर क्लिक करना, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी सारे मेंबर्स की। तो उरुग्वे जो है वो प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, अभी कंप्लीट मेंबर नहीं है। तो ये है हमारे मेंबर्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो इसमें से सबसे कम शेयर होल्डिंग कौन से देश की है? तो यहां पे सबसे कम शेयर होल्डिंग है हमारी, लीस्ट शेयर होल्डिंग, वो है यूएई की। लीस्ट शेयर होल्डिंग यूएई की है। और सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है? ये है हमारी ब्रिक्स कंट्री की, क्योंकि इन सब ने कितने कितने डाले हैं, $10 बिलियन बराबर डाले हैं। तो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है? ब्रिक्स कंट्री की। सबसे कम शेयर होल्डिंग किसकी है? यूएई की। 1.06 के आसपास कुछ इसकी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काफी रहेगा। वैसे एक चीज और होती है, देखो इतना याद हो जाएगा काफी है। इसके आगे किसी ने एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी हो तो वो देख लेना, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स ने क्या किया था, 2014 में प्रस्ताव रखा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तो बनाएंगे बनाएंगे हम, साथ में एक और चीज बनाएंगे। क्या? हम बनाएंगे कंटिंजेंट कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। और इसमें कितना पैसा होगा टोटल? इसमें होगा आपका $100 बिलियन। और इसमें शेयर परसेंटेज कैसे होगी? चाइना ने डाले 41 बिलियन। ठीक है, इंडिया, ब्राजील एंड रशिया, इन्होंने डाले 18 बिलियन। तीनों ने 18 बिलियन। और लास्ट में बच गया हमारा साउथ अफ्रीका, इसने डाले 5 बिलियन। तो ये टोटल बन गया हमारा $100 बिलियन। अब देखो, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये क्या करता है? ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। कोई कंट्री है वो कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, ठीक है, सोलर पैनल्स का प्रोजेक्ट बना रही है, कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रही है, कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है, कोई थर्मल प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसको फाइनेंस करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वहीं जो कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, ये क्या करता है? ये इमरजेंसी में किसी देश को लिक्विडिटी करंट चाह रहा है, तो ये इमरजेंसी में उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। दोनों में ये फर्क है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या देता है आपको? लोन प्रोवाइड करता है फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स। वहीं कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट क्या करता है? अगर किसी देश को लिक्विडिटी करंट चाह रहा है, ठीक है, किसी देश में लिक्विडिटी इमरजेंसी है, तो उसको वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कौन? कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। और इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा किसकी है? चाइना की। तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट किसका होगा? चाइना का। यहाँ पे जो वोटिंग राइट है वो किसके अकॉर्डिंग है? बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसका उतना वोटिंग राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटिंग राइट किसका है? चाइना का। और सबसे कम वोटिंग राइट किसका है? साउथ अफ्रीका का। बाकी इंडिया, ब्राजील एंड रशिया का सेम वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी मिशन के ऊपर, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वो जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है उसके जरिए 2030 तक कितना पैसा रेज कर लेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, $300 बिलियन। मतलब 2030 तक बायो इकोनॉमी जो होगी इंडिया की वो कितनी हो जाएगी? $300 बिलियन की। अब ये बायो इकोनॉमी क्या होता है? इसमें हम यूज करते हैं बायोमास का, जैसे कि क्रॉप्स हो गए, ट्रीज हो गए, एल्गी हो गए, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उससे हम बनाएंगे बायो प्रोडक्ट्स। उनसे हम बनाएंगे बायो प्रोडक्ट्स। अब ये बायो प्रोडक्ट्स क्या होता है? इसमें आपके बहुत सारी वैरायटीज आ जाती हैं, जैसे आपके बायो पॉलीमर्स आ जाएंगे, फिर आपका बायो केमिकल्स आ जाएंगे, फिर आपका बायो मेडिसिन आ जाएंगी, फिर आपका बायोफ्यूल आ जाएगा, फिर आपका बायो पेस्टिसाइड्स आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायो प्रोडक्ट्स। इनका मार्केट, इनसे पैसे, इनसे कितनी इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया की 2030 तक? $300 बिलियन की। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2030 तक का कितना टारगेट है इंडिया का बायो प्रोडक्ट्स के थ्रू बायो इकोनॉमी बनाने का? $300 बिलियन।
ठीक है, $300 बिलियन। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये जो अनाउंसमेंट की गई है कि हमारा टारगेट इतना है 2030 तक का, ये कब की गई? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को। और ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन बनाया जाता था हमारा क्या? वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डेट, वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारी द बायो E3 वे। अब यहां पे E3 से मतलब क्या है? 3 E की बात हो रही है। कौन कौन सी? एक है आपका इन्वायरमेंट, एक है आपका एम्प्लॉयमेंट, और एक है आपका इकोनॉमी। 3 E's की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। मतलब बायो प्रोडक्ट्स का यूज करके हम इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिशियल बनाएंगे, मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं तो उससे इन्वायरमेंट पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जितना ज्यादा हम बायो प्रोडक्ट्स को बूस्ट करेंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तीसरा, हमारी इकोनॉमी जो है वो $300 बिलियन थ्रू बायो प्रोडक्ट्स कमाएगी। ये टारगेट है इंडिया का बाय ईयर 2030। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। अब यहां पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ज्यादा वो की है, प्लान बनाया है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट में इनलैंड वाटरवेज हैं उनको पूरी तरह फंक्शनल करेगी, पूरी तरह डेवलप करेगी, और उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोची है। तो यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा गया है जो इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी नॉर्थ ईस्ट में फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 करोड़ रुपीज। 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी इंडियन गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस एरिया इनका क्या क्या रहेगा? पहला तो 50,000 नॉर्थ ईस्ट यूथ्स को स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। दूसरा, इनका जो सबसे मेन फोकस एरिया है वो है आपका नेशनल वाटरवे 2 एंड नेशनल वाटरवे 16। नेशनल वाटरवे 2 है आपका ब्रह्मपुत्र के ऊपर, एंड नेशनल वाटरवे 16 है आपका बराक रिवर के ऊपर। ठीक है, तो इनके ऊपर काफी फोकस है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इनके लिए, वो क्या है इनके लिए? कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। अब ये क्या चीज है? ये देखो, ये प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेके म्यांमार तक जाएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसको ये ऑपरेशनल करना चाहती है 2027 तक, 2027 तक इसको फुली ऑपरेशनल करना चाहती है इंडिया, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को। ये है आपका कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये रहा इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। इसको कनेक्ट किया जाएगा हमारा सिटवे पोर्ट के साथ। ठीक है, अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना आपका काफी है, बस ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है वो किसके थ्रू करती है? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। ये आपका 21 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 21 किलोमीटर का एरिया है। आपने आज से 3 4 5 साल पहले एक न्यूज भी सुनी होगी, डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्जिल इमाम करके आदमी था जो को बोल रहा था कि ये चिकन कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? चिकन नेक भी बोलते हैं। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या बोलते हैं? चिकन नेक। कि इसको बंद कर दो, जिससे क्या होगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा इंडिया से। ठीक है, फिर वहां से चाइना आके इसको कैप्चर कर लेगा। ये उसके वर्ड्स थे। तो अब बांग्लादेश में भी काया तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, तो इंडिया एक अल्टरनेटिव देख रहा है कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट रहे हमेशा। तो उन्होंने क्या किया है कि ये कोलकाता से लेके, देखो, कोलकाता से लेके सिटवे पोर्ट तक ये कनेक्ट है थ्रू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पानी के थ्रू कनेक्ट है। और वे सिटवे पोर्ट से लेके, ठीक है, ये पलेटवे तक, यहाँ पे एक रिवर आती है जिसका नाम है कालाधन। तो यहाँ पे ये इनलैंड वाटरवेज बनाएंगे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, और उसके आगे ये रोड के थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्ट हो जाएंगे। कि कल को अगर ये चिकन कॉरिडोर बंद भी होता है, कुछ भी होता है यहाँ पे, किसी भी कारणवश बंद हो जाता है, तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट से कट ऑफ ना हो जाए। वो फिर इस रूट के थ्रू यहाँ से, देखो, कोलकाता से यहाँ से म्यांमार जाएंगे, और फिर म्यांमार से यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ एक टच रहे, हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए पूरा प्लान है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का। और इसको ऑपरेशनल करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट कब तक? बाय ईयर 2027 तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्मार्ट सिटी के ऊपर। अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक स्मार्ट सिटी है जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जहां पे जापान भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है पार्टनरशिप करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए।
तो हमें यहाँ पे नाम बताना है उस स्मार्ट सिटी का जिसमें ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जहां पे जापान इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो स्मार्ट सिटी है ये है हमारी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। अब यहाँ पे देखो दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीनफील्ड एक ब्राउनफील्ड। ये मैं बहुत बारी समझा चुका हूँ, फिर भी एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। ग्रीनफील्ड का मतलब जिसको आप एकदम स्क्रैच से बना रहे हो, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज और उसको आप एकदम बेसिक लेवल से, मतलब एकदम पिन पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। वहीं ब्राउनफील्ड क्या होता है कि वो चीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, बस आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो। जैसे हिमाचल में क्या था, हिमाचल में जो स्मार्ट सिटी बन रही थी उसका नाम क्या था, धर्मशाला। अब ये धर्मशाला सिटी पहले भी एग्जिस्ट करती थी, इसमें पहले से ही पॉपुलेशन बिल्ड थी, ठीक है, पहले से ही पॉपुलेशन लिव करती थी, पहले से ही सिटी एग्जिस्ट करती थी, बस इसको क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे स्मार्ट सिटी में। पर ये जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये नए सिरे से बनाई जा रही है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जा रहा है, हर बिल्डिंग हर रोड सब चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट की जा रही है प्लान तरीके से। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटी का नाम क्या है, इसका नाम है ढोलीरा SIR, ढोलीरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, यहाँ पे जो ढोलीरा SIR है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का भी बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, जो कि कौन लगा रहा है, टाटा। और इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है कौन, जापान। ठीक है, और ये जो ढोलीरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है और ये ढोलीरा स्मार्ट सिटी है, इसको बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था, जिसमें कि 49% स्टेक किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड 51% स्टेक किसका था, हमारा गुजरात गवर्नमेंट का। गुजरात गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक कितना था, 51%, एंड 49% किसका स्टेक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज के ऊपर। अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में, और ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो हमें यहां पे ये बताना है, ये जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रही है ये कौन सी सिटी में हो रही है। तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। अब यहां पे देखिए मनुस्क्रिप्ट होता क्या है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट जो होती हैं, जैसे हमारे वेद्स हैं पुराने, ठीक है, जो भी हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है, कोई पत्तों पे लिखी गई होती है, कोई पुराने कागज पे लिखी गई होती है, कोई कपड़े पे लिखी गई होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अब उनको प्रिजर्व करना, उनको नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करना और उसको संभाल के रखना, ये सब मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज के अंडर आता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, सरकार ने एक प्रोग्राम भी चलाया जिसका नाम क्या है, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। अब इसमें क्या बोला गया है, जो भी हमारी मनुस्क्रिप्ट्स होंगी इनको हम डिजिटल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करके प्रिजर्व कर लेंगे, इनका हम डिजिटल रिकॉर्ड बना लेंगे और उसको प्रिजर्व कर लेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, जो हमारे पुरानी ग्रंथ हैं उनको तो रखेंगे ही संभाल के, जो ओरिजिनल कॉपी है उसको तो रखेंगे ही संभाल के, पर हम इसका क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन भी कर देंगे, इनके रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे ताकि हर कोई उसको आराम से पढ़ सके। अब इसके लिए क्या किया था सरकार ने, इसके लिए बजट एलोकेट किया गया था 482.85 करोड़ का। कब से कब तक के लिए, 2024 से 2031 तक के लिए। और फाइनेंशियल ईयर अगर 25-26 की बात करूं मैं, 2025 से 26 की, तो इसके लिए इन्होंने जो बजट दिया है वो कितना दिया है, 60 करोड़ रुपीस का, फॉर ज्ञान भारतम मिशन के लिए। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स हमारी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट की जाएंगी वो कहां स्टोर की जाएंगी, उस डाटाबेस का नाम क्या है, उसका नाम है हमारा कृति संपदा। कृति संपदा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इनकम टैक्स के ऊपर। अब यहां पे सीबीडीटी ने क्या बोला है कि आप एक कंपनी है उसके बॉन्ड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आप उस बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी और आपको जो पैसा मिलेगा उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको रिबेट मिल जाएगी, मतलब आपको कंसेशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स 1961। अब सेक्शन 54 EC क्या बोलता है, सेक्शन 54 EC यही बोलता है कि इसमें जो भी सजेस्टेड बॉन्ड्स होंगे उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और जब कल को उसको रिडीम करते हो तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, पहले समझ लेते हैं फिर आंसर देख लेंगे, या तो पहले आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इरिडा। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इरिडा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो दो टाइप के टैक्स लगते हैं आपके, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स।
अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये कितना लगता है आपका 12.5%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है 20% का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके लिस्टेड शेयर्स है, जैसे समझ लो मेरे पास है, आप समझ लो टाटा मोटर्स का शेयर, ठीक है, मेरे पास है टाटा मोटर्स का शेयर। अब मैंने ये शेयर आज परचेज किया, ठीक है, आज मैंने परचेज कर लिया और 10 दिन बाद इसको बेच दिया, तो मेरे पे क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ होगा उस पे 20% कौन ले जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहीं जैसे ये मैंने टाटा मोटर्स का शेयर आज खरीदा और इसको मैंने 2 साल बाद बेचा, 2 साल बाद बेचा, तो इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर मेरे को क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका 12.5% मेरे को किसको देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके लिस्टेड शेयर होते हैं, जो भी आपके शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप जो लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स हो गए या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनको अगर आप 1 साल के बाद बेच रहे हो, इनको अगर आप बेच रहे हो 1 साल के बाद, तो आप पे क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और वहीं अगर आप इसको 1 साल या 1 साल से पहले बेच रहे हो तो आप पे क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो यहां पे सरकार ने क्या बोला है, देखो, इरडा के जो भी बॉन्ड्स निकलेंगे और उनकी मैच्योरिटी कितने की होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए 5 साल की, उनकी मैच्योरिटी होनी चाहिए 5 साल की। तो उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल बाद जब वो आप उसको रिडीम करोगे तो उस पर आपको कोई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा क्या है, यहां पे सरकार चाहती है अब ज्यादा से ज्यादा लोग इरडा के बॉन्ड्स खरीदे, ये मतलब है, तभी उन्होंने उस पर क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं किया है। और इसके थ्रू आपको मैक्सिमम कंसेशन कितने का मिलेगा, 50 लाख तक का। मतलब आपने इरडा का बॉन्ड खरीदा, इरडा का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और उसको 5 साल की मैच्योरिटी थी, 5 साल की जब मैच्योरिटी हुई, आपका जो प्रॉफिट बना, आपका जो प्रॉफिट बना उस पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के हिसाब से बनता था, समझ लो 35 लाख रुपए। आपने मतलब 100 करोड़ रुपए कितने, मतलब बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो प्रॉफिट बना उस पे आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता था 35 लाख का, तो ये आपको नहीं देना है। आपका कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता था 48 लैक्स का, तो आपको नहीं देना है। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता था आपके रिडीम, जब आपने उसको रिडीम किया 5 साल मैच्योरिटी होगी, जो प्रॉफिट हुआ उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता था 56 लाख का। तो यहाँ पे आपको 50 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, 6 लाख रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। मतलब मैक्सिमम छूट कितने मिलेगी, 50 लाख रुपए तक की मिलेगी। तो सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इरडा के जो बॉन्ड्स है उनको परचेज कीजिए, करें, ताकि जो पैसा आए वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे लगे। ठीक है, तो ये है मेन मकसद इसका कि 54 EC के तहत इसको रिबेट देने का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन ट्राइबल स्टूडेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइबल स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसका नाम क्या है, नेस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो इन्होंने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है इंडिया की कंपनी के साथ, ताकि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो कि स्कूलिंग खत्म करते हैं या फिर ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, उनको एक ब्राइटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और एक ब्राइटर बेटर करियर पाथवे मिले। तो उसके लिए इन्होंने एक एमओयू साइन किया इंडिया की कंपनी के साथ। तो यहाँ पे हमें बताना है उस इंडियन कंपनी का नाम। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाटा मोटर्स। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि नेस्ट ने टाटा मोटर्स के साथ मिलके प्लस एक हमारा एक और फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है, एक्स नवोदयन फाउंडेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ENF। इसके साथ मिलके इन्होंने क्या किया है, एक एमओयू और साइन किया है। ठीक है, एक एमओयू और साइन किया है इन तीनों ने मिलके। और वो किस लिए किया है, कि जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करवाए। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने इन तीन ने मिलके एमओयू साइन किया है। और वहीं टाटा मोटर्स एंड नेस्ट ने मिलके एमओयू साइन किया अकेले ने, किसके लिए, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर पाथवे फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनकी IIT JEE एंड नीट की तैयारी के लिए किस किसने एमओयू साइन किया है, तो नेस्ट एंड टाटा मोटर्स तो आएगा, साथ में एक ENF भी आएगा, एक्स नवोदयन फाउंडेशन। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो नेस्ट है उसने एक चीज और स्टार्ट की है, वो क्या है, तलाश। तलाश, अब तलाश की फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है,
ये भी इन्होंने स्टार्ट की है। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये तलाश प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है किसने? नेस्ट ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन चाइनीज फायर क्रैकर्स के ऊपर। तो यहां पे क्या है, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है ताकि जो चाइनीज फायर क्रैकर है, चाइनीज पटाखे जो हैं इंडिया में स्मगल हो रहे हैं, उनको वो रोक सके, उनको पकड़ सके। तो यहां पे हमें उस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो यहां पे राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन फायर ट्रेल। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। ताकि ये जो जो भी हमारे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज पटाखे हैं, चाइनीज फायर वर्क है जो कि इंडिया में स्मगल हो रहा है, उसको पकड़ सके। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन शिप। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि जापान कोस्ट गार्ड का एक जहाज इंडिया विजिट किया था, और किस लिए विजिट किया था? एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल ओशन वॉइस ट्रेनिंग। ताकि इंडिया के कोस्ट गार्ड जो है एंड जापान के कोस्ट गार्ड जो है, उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने, बेटर पार्टनरशिप बने। तो यहां पे हमें बताना है कि जापान के कोस्ट गार्ड के उस जहाज का नाम क्या है जिसने इंडिया विजिट किया था एज इट्स पार्ट्स ऑफ इट्स ग्लोबल ओशन वॉइस ट्रेनिंग। अब ये ग्लोबल ओशियन वॉइस ट्रेनिंग होता क्या है? ये होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ओवरसीज ट्रेनिंग। ठीक है, ओवरसीज ट्रेनिंग। और ये क्यों करती है कंट्री? ये कंट्री इसलिए करती है ताकि दो देशों के बीच में मैरीटाइम डिप्लोमेसी बेटर हो सके, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बेटर हो सके, उसको मजबूती देने के लिए ये ग्लोबल वॉइस ट्रेनिंग करती है कंट्री। तो यहां पे जापान ने अपना जहाज भेजा ताकि इंडिया के कोस्ट गार्ड और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में एक बेटर मैरीटाइम डिप्लोमेसी बने, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बने। ठीक है, इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहां पे हमें बताना है जापान के उस जहाज का नाम। तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट्सु कुशिमा। इट्सु कुशिमा जहाज था जापान का कोस्ट गार्ड का, जो इंडिया विजिट किया था फॉर बेटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये था आज के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।